हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 78। इससे पहले जो लेक्चर 1 टू लेक्चर 77 है उनकी वीडियोस का प्लेलिस्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। और ये वाली जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है ये यूजीसी नेट कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की है। हम हर एक एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। तो जिन लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपकी डिडक्शंस जो आती हैं 80C टू 80U, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको पता होना चाहिए कौन सी डिडक्शन के अंदर क्या क्या है, कितना अमाउंट आपको मिलता है, क्वांटम रिडक्शन क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस पर्सन को मिलता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इनसे रिलेटेड आपके यूजीसी नेट कॉमर्स में मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में भी आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को ज़रूर करवाऊंगी। ये देखिए, टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C की बात हो रही है। द प्रीमियम पेड शुड नॉट एक्सीड -% ऑफ द सम एश्योर्ड वेयर द पॉलिसी हैज़ बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012। देखो, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखो, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो सम एश्योर्ड यानी कि कितने अमाउंट के लिए हमने पॉलिसी लिया दैट इज सम एश्योर्ड, और उसके लिए हमें प्रीमियम पे करते हैं। तो आपको डिडक्शन कितनी मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, और कौन सी डेट पे आपने पॉलिसी लिया तो कितनी डिडक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, या फिर 1 अप्रैल 2012 को या फिर उसके बाद। तो मैं आपको एक टेबल के जरिए इसका बताती हूँ, और आपने अगर जिन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है उन्होंने साथ के साथ नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है। देखो, अगर जो पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, पॉलिसी ली गई है 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 को, या फिर उससे पहले अगर पहले ली हुई है तो अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन कितना आएगा, 20% ऑफ सम एश्योर्ड। 20% ऑफ सम एश्योर्ड आएगा, इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज 2 लाख की पॉलिसी ली, ओके, 2 लाख की अगर आपने पॉलिसी ली है 31 मार्च 2012 को या उससे पहले, और आपका जो है इसका 20% आप अगर आप करके देखते हैं इसका 20%, तो मैक्सिमम जो है आपको 40,000 की डिडक्शन मिल सकती है, ठीक है। और अगर आपने प्रीमियम बाई चांस 42,000 पे किया है तो आपको कितनी मिलेगी, ओनली 40,000 की, क्योंकि आपको बोला गया है ना मैक्सिमम। और अगर आपने प्रीमियम पे किया है कम यानी कि 35,000 तो आपको 35,000 ही की मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है ना। कितना होगा, 20% ऑफ सम एश्योर्ड। उसके बाद देखिए, ये 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर जैसे 31 मार्च 2012 के बाद की बात आ जाती है, 31 मार्च 2012 के बाद कौन सा आएगा, हमारा 1 अप्रैल 2012 आएगा। उस दिन या उसके बाद अगर ली हो तो कितना मिलेगा, 10%। ये आप लोगों को याद रखना है, कितना होगा, 10%। और एक और केस है हमारा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और एक थर्ड आपको ध्यान रखना है। अगर जो पॉलिसी ली गई है 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद, लेकिन ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, ऐसे पर्सन जिनको सीवियर डिसेबिलिटी होती है, आप 80U में पढ़ेंगे, 80U में होती है हमारे सीवियर डिसेबिलिटी हो, या फिर जिसको ऐसी डिसीज़ हो जो कि हमारे 80DDB में डिफाइन है, ठीक है। जैसे सीवियर डिसेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी है, या फिर कोई ऐसी डिसीज़ है, तो ऐसे लोगों के लिए अगर पॉलिसी ली गई है 1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद, तो मिलता है 15%। आई होप ये आपको चार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं,
और यस, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमें पूछा गया है पॉलिसी हैज़ बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012। तो ये हमारा कौन सा केस आ गया? सेकंड केस। सेकंड केस में कितना आना था हमारा आंसर? 10% वाला। ओके, 10% हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी? एटीसी में जो है कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब एटीसी में इनमें से कौन सी डिडक्शन इंक्लूड नहीं की जाती? एटीसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें काफ़ी सारी डिडक्शंस, मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं। पर्टिकुलरली रिलेटेड है आपकी, जैसे पीपीएफ प्रोविडेंट फंड वगैरह में करवाते हैं, एलआईसी, सुकन्या समृद्धि, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। सो उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा नहीं है। और आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि डिडक्शंस मिलती कब है। आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है हमारे 5 हेड्स होते हैं 5 हेड्स, जैसे कि सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीपीपी है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। और हर हेड में भी कुछ डिडक्शन मिलती है। जैसे सैलरी में अगर हम बात करें तो 50,000 की, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। हाउस प्रॉपर्टी में आप देखते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू की डिडक्शन मिलती है। ऐसे ही हर हेड में डिडक्शन मिलती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम करते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करते हैं, फिर जाके हमारी जीटीआई आती है। और जीटीआई में से हम लेस करते हैं क्या चीज़? जीटीआई में से हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U माइनस करते हैं, फिर जाके हमारी टोटल इनकम आती है। तो ये जो बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ये आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। फर्स्ट क्या है? एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय टुवर्ड्स अ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये वाली बिल्कुल हमारे 80C का पार्ट है। अगर कोई एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये बिल्कुल करेक्ट है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एटीसी की डिडक्शन किस किस को मिलती है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को, इंडिविजुअल और एचयूएफ को, और किसी भी एसएससी को नहीं, इंडिविजुअल और एचयूएफ को। और क्वांटम ऑफ डिडक्शन इसका ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे जितना भी अमाउंट किया हो, 1,50,000 से ज़्यादा आपको नहीं मिलती अंडर सेक्शन 80C। ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपको नोट डाउन करना। उसके बाद देखिए, हाँ अब आपको इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होंगी, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एचयूएफ को नहीं मिलते हैं या इंडिविजुअल, तो आपने वो भी एक बार रीड आउट करना है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ के मेंबर, यानी कि क्या है, एचयूएफ का इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ ने कंट्रीब्यूशन किया टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो भी आपको क्या मिलेगी? इस चीज़ की डिडक्शन मिलती है, एटीसी में काउंट होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि ये वाली अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन सेक्शन 80C में नहीं होती, और वही आपसे पूछा गया है कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। सो हमारा आंसर क्या होने वाला है? थर्ड वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है स्विफ्ट कोड से। देखो जो स्विफ्ट टर्म है, ध्यान रखना, ये हमारी यूज़ होती है इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में। ओके, कहाँ यूज़ होती है? इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में। और इसकी एक फुल फॉर्म होती है स्विफ्ट की, और स्विफ्ट की क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्विफ्ट कोड कैन बी फ्रॉम 8 और 11 करेक्टर्स इन लेंथ। जो स्विफ्ट कोड यूज़ किया जाता है पेमेंट सिस्टम में, तो वो वाला कोड 8 या फिर 11 करेक्टर्स का होता है, बिल्कुल 8 और 11 करेक्टर्स का ही होता है। अब इसमें अगला आपसे स्टेटमेंट कहा गया है, जो 8 और 11 की हम बात कर रहे हैं वो कैसे है वो समझना है आप लोगों को। द फर्स्ट 4 करेक्टर्स आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और बैंक टू विच द ट्रांसफर विल बी मेड। ध्यान रखना, जो हमारे फर्स्ट 4 करेक्टर्स है वो किसके लिए होते हैं? बैंक के लिए होते हैं या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 4 की अगर हम बात करें तो अब बाकी के देखते हैं हम इसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पे इसको समझिए, इसको स्विफ्ट कोड कैन बी फ्रॉम 8 और 11 करेक्टर्स, बिल्कुल सही है। और ध्यान रखनी है ये आपने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो फर्स्ट 4 करेक्टर्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को और बैंक टू विच द ट्रांसफर विल बी मेड, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट 4 हो गए हमारे।
द नेक्स्ट टू करेक्टर्स स्पेसिफाई द कंट्री, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम की बात की है, तो नेक्स्ट टू क्या होंगे हमारे, कंट्री कोड होगा, ध्यान रखना कंट्री कोड। और उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद है द फॉलोइंग टू, यानी कि नेक्स्ट टू क्या करते हैं, लोकेशन कोड। लोकेशन यूजुअली सिटी कोड ही होता है। योर नेक्स्ट, तो अब देखो 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब यहाँ और 11 वर्ड भी यूज हुआ है। जो लास्ट के 3 है ना वो ऑप्शनल है, ध्यान रखना। जो लास्ट के 3 हैं, द फाइनल 3 कैरेक्टर्स, ये यूजुअली न्यूमेरिकल होते हैं, इंडिकेट अ पर्टिकुलर ब्रांच और ऑफिस। यहाँ पे ये ब्रांच की बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर ब्रांच और ऑफिस, और ये ऑप्शनल होते हैं, ध्यान रखना, ओके। और अगर फाइनल 3 कैरेक्टर्स को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ट्रांसफर कहाँ पे जाएगा, हेड ऑफिस पे, ओके। हेड ऑफिस जो है उसका वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट से। तो क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड, एंड फिर आपको दिया हुआ है, जबकि प्राइमरी मार्केट वो है जिसमें सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर्स। तो आप लोगों को प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट ये पता होना चाहिए कैपिटल मार्केट का पार्ट है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जनरल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं आए, मतलब डाउट होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। एक बार आप लोग अपने लेवल पे दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे, आईपीओ का देखेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है, कि क्या इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑडिटिंग में वर्ड यूज होते हैं हमारे, अगर हम ऑडिटिंग की बात करें, यानी कि ऑडिटिंग से रिलेटेड इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो आप पहले इंटरनल चेक पढ़िए। इंटरनल चेक रेफर्स टू द वे ऑफ एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेग्रीगेशन ऑफ वर्क, where work of subordinates is checked by the immediate supervisors to verify that the work is carried out according to the company policy and guidelines। बिल्कुल सही होता है। देखो इंटरनल चेक एक टर्म है, इंटरनल चेक में इस टाइप से होता है कि एक ट्रांजैक्शन का पूरा, मतलब एक पूरी ट्रांजैक्शन एक पर्सन को नहीं दी जाती, उसमें क्या होता है, इस टाइप से काम को डिवाइड किया जाता है कि इमीडिएट सुपरवाइजर उस चीज़ को चेक कर लेगा जो भी एम्प्लॉय ने काम किया है, इस टाइप से ही उसमें वर्क को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इंटरनल चेक में ऐसा ही होता है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड में बोला है कि जो स्कोप है इंटरनल चेक का वो नैरोअर एज कंपेयर टू इंटरनल कंट्रोल। स्कोप जो है इंटरनल चेक का वो कम है, नैरो है एज कंपेयर टू इंटरनल कंट्रोल, बिल्कुल करेक्ट है। दो टर्म आपको ध्यान रखनी है, एक होता है इंटरनल कंट्रोल, एक है इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल क्या करता है, ओवरऑल होल एस्पेक्ट्स को चेक करता है ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल आ जाता है इसमें, फिनेंशियल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। तो इंटरनल चेक उसका एक पार्ट है, तो बिल्कुल इंटरनल चेक का स्कोप तो नैरो ही होगा ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो है टर्म्स पता होनी चाहिए। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर, हमारा ये आंसर आएगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए हैं, अगर आपको इसमें किसी में डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।